आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का आधार एक बहुत ही खास स्रोत है। हमारे पास सरफराज अहमद आसी की एक नई किताब है, यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर। हाँ, और इसका विमोचन तो अभी हाल ही में हुआ है ना, 25 जनवरी 2026 को गाजीपुर में। जी हाँ, और देखिए, सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये महज कुछ पन्नों की किताब नहीं है। ये उस इलाके के 200 साल के साहित्यिक इतिहास का एक बेहद प्रामाणिक दस्तावेज है। बिल्कुल, और आज हमारा मकसद भी यही है कि हम इस चर्चा के जरिए समझें कि कैसे एक गुमनाम से इलाके का शायर पूरी उर्दू अदब की रिवायत की आखिरी और सबसे अहम कड़ी बन गया। तो चलिए इस सफर की शुरुआत बिल्कुल शुरुआती दौर से करते हैं। भरतर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां इल्म यानी ज्ञान पुश्तैनी था। उनके वालिद मोहम्मद याद अली हुकूमती मुलाजिम थे, लेकिन उनका साया भरता के सिर से बहुत जल्दी उठ गया था। हाँ, वो बहुत छोटी उम्र में यतीम हो गए। फिर उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उनके चाचा ने उठाई, सूफी मोहम्मद कुद्दूस कुदसी। अब यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। जी बताइए। अक्सर कला की दुनिया में ये माना जाता है ना कि महान कलाकारों की जो कला होती है वो किसी बहुत गहरे व्यक्तिगत नुकसान से जन्म लेती है। तो पिता का इतनी कम उम्र में गुजर जाना और फिर एक सूफी चाचा की संगत मिलना, क्या यही उनके उस फकीराना मिजाज की असली वजह भी थी? देखिए, इस मनोवैज्ञानिक पहलू को समझना वाकई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ सदमे से उपजी कला वाला कोई घिसा बेटा फॉर्मूला नहीं है। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखा जाए? जब एक बच्चे का बचपन में ही यतीम हो जाना घटित होता है ना, तो वो दुनिया के खोखलेपन को समय से पहले समझने पर मजबूर हो जाता है। मृत्यु और अलगाव का ये पहला अनुभव ही इंसान को रूहानियत की तरफ धकेलता है। हाँ, ये बात तो है। इंसान अंदर से थोड़ा वैरागी हो जाता है। बिल्कुल। और उनके चाचा कुदसी सिर्फ एक अभिभावक नहीं थे, वो खुद एक सूफी थे, एक मुकम्मल शायर थे। तो उनकी गोद में बरतरफ ने सिर्फ जिंदा रहना नहीं सीखा, बल्कि रूहानियत की पहली दस्तक भी महसूस की। और मैंने पढ़ा था कि यहीं से उनके अंदर उस चीज की शुरुआत हुई जिसे उर्दू अदब में अदक गोई कहा जाता है। एकदम सही। अदक गोई का जो कॉन्सेप्ट है ना, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ रोकूंगी। ये अदक गोई शब्द अक्सर सुनने को मिलता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है, इसे थोड़ा बारीकी से समझाएंगे? हाँ बिल्कुल। अदक गोई का सीधा सा मतलब है बेहद बारीक, गहरी और पेचीदा शायरी करना। मतलब सिर्फ सीधे सीधे अपनी बात ना कहना। हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझिए। जब भरतर अपने चाचा के साथ मुशायरों में जाते थे तो वो सिर्फ लफ्जों की तुकबंदी या रदीफ काफिया का गणित नहीं सीख रहे थे। अच्छा। एक सूफी के साथ रहते हुए वो ये सीख रहे थे कि इंसानी जज्बात की सबसे गहरी उलझी हुई परतों को शब्दों के एक सीमित ढांचे में कैसे पिरोया जाता है। मतलब वो महज शब्दों से खेलना नहीं, बल्कि जज्बातों की गहराइयों को बुनना सीख रहे थे। बिल्कुल। एक आम शायर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन एक अदक को शायर उस दर्द की पूरी बनावट, उसके रंग और उसके ब्रह्मांडीय वजूद को इस तरह बयान करता है कि पढ़ने वाला उस दर्द में पूरी तरह खो जाता है। वाकई ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि घर की तालीम ने उनके अंदर एक जमीन तो तैयार कर दी थी, लेकिन इस हुनर को और ज्यादा तराशने के लिए उन्हें एक बड़े आसमान की जरूरत थी। हाँ, और इसी बेचैनी ने उन्हें मोहम्मदाबाद से बाहर निकलने पर मजबूर किया। उन्होंने सीधे दिल्ली का रुख किया, जो उस दौर का सबसे बड़ा साहित्यिक केंद्र था। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही त्रासद मोड़ लेती है ना। जी, जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मिर्जा गालिब, जिनके साये की उन्हें तलाश थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये तो एक और बड़ा नुकसान था उनके लिए। दिल्ली से फिर वो रामपुर गए। हाँ, दिल्ली से मायूस होकर वो रामपुर गए, जहां उन्हें गालिब के ही भतीजे मिर्जा हसन रजा खान राबत का सानिध्य मिला। वो उनके शागिर्द बन गए। बिल्कुल। और रामपुर में उन्होंने सिर्फ शायरी की बारीकियां ही नहीं सीखी, बल्कि एक बहुत ही अलग विद्या में महारत हासिल की, जिसे इल्मे ज़फर कहा जाता है। इल्मे ज़फर मतलब वो ऑकल्ट नॉलेज या रहस्यमय विद्या। जी हाँ, वही। अब यहाँ एक बहुत गहरी उलझन पैदा होती है। किस तरह की उलझन? उलझन ये है कि शायरी और इल्मे ज़फर, ये दोनों बिल्कुल अलग दुनिया की चीजें लगती हैं ना। हाँ, देखने में तो ऐसा ही लगता है। मतलब एक तरफ शायरी है जो जज्बातों का, भावनाओं का एक बहुत ही नाजुक और स्वतंत्र भाव है, और दूसरी तरफ इल्मे ज़फर है जो संख्याओं, सितारों, अक्षरों का एक गुप्त गणित है, जिसके अपने बेहद सख्त नियम होते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्या एक शायर का इस तरह के रहस्यवाद और सख्त गणित की तरफ झुकना
उसकी शायरी को कुछ ज्यादा ही मशीनी या रहस्यमयी नहीं बना देता? सतही तौर पर देखने में ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है, लेकिन अगर इसकी गहराई में जाया जाए तो समझ आता है कि इल्म ज़फ़र महज कोई जादू टोना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये असल में? इस्लामी और सूफी रिवायतों में ये अक्षरों और संख्याओं का एक बहुत ही सटीक गणित है, जिसे अबजद का इल्म भी कहते हैं। जब बड़तर कोई शेर लिखते थे ना, हाँ, तो वो सिर्फ लफ्जों का वजन नहीं नापते थे, वो इल्म ज़फ़र की मदद से उन लफ्जों के पीछे छुपी संख्याओं का ऐसा तालमेल बिठाते थे कि वो एक खास रूहानी अर्थ पैदा करें। अरे वाह, ये तो शायरी में एक तरह की रूहानी इंजीनियरिंग करने जैसा हो गया। बिल्कुल। और इससे उनकी शायरी आम लोगों से कटी नहीं, बल्कि उसमें एक ऐसा सूफियाना ठहराव आ गया जो बाकी शायरों के यहाँ नदारद था। मतलब उनकी शायरी में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि उस दर्द के पीछे का पूरा गणित छुपा हुआ था। हाँ, ये दोनों चीजें एक दूसरे की विरोधी नहीं, बल्कि पूरक बन गईं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि कला और गणित एक ही बिंदु पर आकर मिल रहे थे। लेकिन उनका सफ़र यहाँ रुकता नहीं है। वो रामपुर से वापस मोहम्मदाबाद लौटे, उनका निकाह हुआ, जिम्मेदारियां भी बढ़ीं। हाँ, लेकिन उस अदग्गो शायर के दिल में इल्म की जो बेचैनी थी वो लगातार सुलग रही थी। तो वो दोबारा रामपुर गए, ये सोचकर कि अपने उस्ताद राबत से कुछ और सीखेंगे। लेकिन तकदीर का खेल देखिए। जब वो पहुंचे तो पता चला कि उस्ताद भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जी, बचपन में वालिद का जाना, फिर जवानी की दहलीज पर गालिब का ना मिलना, और अब उस्ताद राबत का गुजर जाना। मौत और अलगाव का ये सिलसिला तो किसी भी इंसान को पूरी तरह से तोड़ सकता है। लेकिन कला के मनोविज्ञान में एक स्थिति आती है जिसे अरबी में कामिल होना कहते हैं, मतलब मुकम्मल या पूर्ण हो जाना। अच्छा, तो जब बाहरी बैसाखियां छिन जाती हैं, तब इंसान को अपने भीतर झांकना पड़ता है, अपनी असली आवाज खुद खोजनी पड़ती है। उस्ताद राबत की मौत ही वो आखिरी धक्का था जिसने बर्तबा को एक मुकम्मल शायर बना दिया। और इसी एकांत ने उनके कलाम में वो अनोखा रंग भरा जो सिर्फ उनका अपना था। अगर हम उनकी शायरी के आर्किटेक्चर की बात करें ना, जी, तो वो अपने आप में एक चमत्कार की तरह है। इस किताब में जो अशार दिए गए उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे 3 अलग-अलग महान शायरों का एक ही लहजे में संगम हो रहा हो। बिल्कुल। गालिब का सोज, मोमिन की नजाकत और दाग की सादगी। हाँ, और वो किसी एक विधा में कैद नहीं थे। गजल, रुबाई, कसीदा, मसनवी, हर फन में उन्हें महारत हासिल थी। उन्होंने खुद अपनी इस खासियत को पहचानते हुए एक शेर कहा था गालिब के संदर्भ में, हो गया पेशे नजर गालिब का अंदाजे बयां। आज बरतर को सरे महफिल गजल खां देखकर। मतलब ये कोई अहंकार नहीं लगता, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। हाँ, और ये ऐलान इसलिए भी पुख्ता है क्योंकि ये सालों की तपस्या से निकला आत्मविश्वास है। जब वो कह रहे हैं कि उन्हें देखकर गालिब याद आ गए, तो दरअसल वो उस रिवायत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मोमिन की नज़ाकत और दाग की शौखी को समझना हो तो उनका वो दूसरा शेर कितना बेहतरीन है। कौन सा? वो फितनागर मादा। हाँ, वो लिखते हैं, उस शौक फितनागर की ढिठाई तो देखिए, आंखों से दिल चुरा कर जुबां से मुकर गया। क्या बात है, यहाँ शब्दों की इंजीनियरिंग समझने वाली है। फितनागर यानी वो जो हंगामा खड़ा कर दे, और फिर ढिठाई जैसा जमीनी लफ्ज जो एक तरह की बेबाकी को दिखाता है, और आखिर में आंखों से दिल चुराना और जुबां से मुकर जाना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पूरा विजुअल है, एक सिनेमाई दृश्य है जो महज 2 पंक्तियों में मुकम्मल कर दिया गया है। दर्द को भी इतनी खूबसूरती और शोखी से पेश करना, यही तो बड़तर की सबसे बड़ी ताकत थी। इसी कला के लचीले पल को दर्शाती हुई एक रुबाई इस किताब में दर्ज है। उस पर रुककर बात करना मुझे लगता है बहुत जरूरी है। जरूर। वो रुबाई उनके पूरे जीवन दर्शन को समझाती है। वो लिखते हैं, हूँ सबको अजीज जिंदगानी की तरह, मैं भी हूँ वो जोहरे लतीफ ए बड़तर, मिल जाता हूँ हर रंग में पानी की तरह। मिल जाता हूँ हर रंग में पानी की तरह। बहुत खूब। ये सिर्फ एक शेर नहीं है, ये उनकी अडेप्टेबिलिटी का, हर माहौल में ढल जाने की क्षमता का सबूत है। एक ऐसा इंसान जो मुगल दौर के पतन के वक्त पैदा हुआ, सदमे झेले, लेकिन फिर भी कह रहा है कि मैं हर रंग में घुलने वाले पानी की तरह हूँ। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि यह सब आखिर मायने क्यों रखता है। हाँ, बिल्कुल।
1857 के बाद का जो भारत था, जहां रियासतें खत्म हो रही थीं, समाज चरमरा रहा था, ऐसे दौर में एक कलाकार का जिंदा बचना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। जब सब कुछ बिखर रहा हो, तब चट्टान की तरह अड़े रहने वाले तो टूट जाते हैं। एकदम सही। लेकिन जो पानी की तरह होते हैं, वो हर दरार से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। उनके कलाम में दर्द और शगुफ्तगी यानी ताजगी हमेशा एक साथ चलते थे। मतलब वो जिंदगी की तकलीफों से भाग नहीं रहे थे, बल्कि पानी की तरह उनके भीतर अपनी जगह बना रहे थे। जी, और इसी खासियत ने उन्हें मोहम्मदाबाद तक सीमित नहीं रहने दिया। हाँ, वो हर महफिल में छाने लगे थे, उत्तर भारत से लेकर हैदराबाद तक और अजमेर से लेकर लखनऊ तक। वो सिर्फ एक शायर नहीं रह गए थे, वो खुद में उर्दू अदब की एक चलती फिरती रिवायत बन चुके थे। ये उनके करियर का सबसे चरम बिंदु था ना, और इसी शौहरत ने उन्हें दक्कन की तरफ खींचा। हैदराबाद उनकी जिंदगी का आखिरी बड़ा पड़ाव बना, जहां उन्हें राजा राय राया के दरबार में नौकरी भी मिली। लेकिन ऐसे सूफी मिजाज वाले फनकार दुनियावी नौकरियों में ज्यादा देर कहाँ बन पाते हैं। बिल्कुल, उनके अंदर का फकीर बस वक्त का इंतजार कर रहा था, और वो वक्त तब आया जब उनके अजीज दोस्त फसीहुल मुल्क फारिग की मौत हुई। एक और मौत, एक और अलगाव। जी, और इस नुकसान ने उनके एकांत प्रिय सूफी को पूरी तरह जगा दिया। उन्होंने मुशायरों और शोर शराबे से दूरी इख्तियार कर ली। वो एक गहरे एकांतवास में चले गए, और फिर 15 अप्रैल 1938 को उनका इंतकाल हो गया। एक शानदार सफर का ऐसा खामोश अंत। हाँ, उनकी विरासत के तौर पर कई किताबें पीछे छूटी, जैसे आबिदा और शामे इशरत, फुगाने बरतर। लेकिन इस किताब में एक ऐसी साहित्यिक त्रासदी का भी जिक्र है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। आप उनकी मसनवी खलिश दिल की बात कर रही हैं ना? जी हाँ, ये कोई आम रचना नहीं थी। ये मशहूर स्वतंत्रता सेनानी हसरत मोहानी की खास फरमाइश पर लिखी गई थी। लेकिन वो कभी छप नहीं पाई। और इसके ना छप पाने की वजह कोई लापरवाही नहीं थी। भारत विभाजन का वक्त आ गया था। उस बंटवारे की उथल-पुथल में वो अनमोल पांडुलिपि हमेशा के लिए खो गई। ये बहुत बड़ी त्रासदी है। जरा सोचिए, एक ऐसी मास्टरपीस जो शायद अदब का रुख बदल सकती थी, वो सिर्फ इसलिए कभी सामने नहीं आ पाई क्योंकि देशों की सरहदें खिंच रही थीं। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को समझना होगा। विभाजन सिर्फ जमीन पर लकीर खींचने का नाम नहीं था। हाँ, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, सदियों पुराने कुतुब खाने लूटे जा रहे थे। ऐसे में किसी संदूक में रखी एक पांडुलिपि को बचाने का होश किसे होता? जब हम खलिश दिल के खोने की बात करते हैं ना, तो ये महज एक किताब का नुकसान नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता के एक हिस्से के राख हो जाने का मातम है। बिल्कुल, क्योंकि बरतर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो ज़ौक़, गालिब और दाग के दौर से होते हुए दक्कन तक पहुंचने वाली साझा तहजीब की आखिरी हलचल थे। एकदम सही। जब बंटवारा हुआ तो सिर्फ जमीन नहीं बटी, वो साझा संस्कृति भी लहूलुहान हुई, और उसी की कीमत थी उस मसनवी का खो जाना। तो आज की इस पूरी चर्चा को जब हम समेटते हैं, तो ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि बरतर मोहम्मदाबादी की कहानी हमें क्या सिखाती है। यही ना, कि कैसे इल्म, कला, दर्द और एक पूरी तहजीब किसी एक इंसान के जहन में आकर समाहित हो जाती है। हाँ, और सबसे बड़ी बात, सुनने वालों के लिए ये समझना अहम है कि सरफराज अहमद आसी जैसी पहलुओं को महफूज रखना कितना जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये किताब नहीं लिखी गई होती तो शायद वो शानदार इमारत हमेशा के लिए गुमनाम ही रह जाती। इतिहास को सहेजना सिर्फ नॉस्टैल्जिया में जीना नहीं है। हाँ, ये इस बात को समझना है कि आज हम जिस सांस्कृतिक जमीन पर खड़े हैं, उसकी बुनियाद कितनी गहरी है। बरतर की शायरी आज भी जिंदा है क्योंकि कुछ लोगों ने उन लफ्जों को वक्त की आंधी से बचा लिया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा सफर है जो इतिहास और इंसानी जज्बे के हर पहलू को छूता है। चलिए, आज की इस तफसीली चर्चा को उसी ख्याल के करीब लाकर रोकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। वो टूटती हुई दुनिया और उसमें पनपती नई कला। बिल्कुल। और आज की इस पड़ताल के बाद ना, एक ऐसा सवाल जहन में उभरता है जो वाकई ठहर कर सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? जब एक महान शायर का सबसे बेहतरीन काम, जैसे खलिश दिल, इतिहास के बंटवारे और सरहदों की लकीरों के बीच हमेशा के लिए खो जाता है, तो क्या उस महान कलाकार की असली विरासत उन चंद लफ्जों में जिंदा रहती है जो हमारे पास सुरक्षित बच गए, या फिर उसकी सबसे बड़ी विरासत उस खामोशी में बसती है, उन लफ्जों के उस खालीपन में जो हम तक कभी पहुंच ही नहीं सके?
इस पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इस सांस्कृतिक विरासत को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी आप सुन रहे थे सरफराज अहमद आसी की पुस्तक यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के अदबी गौहर में छपे एक लेख पर विशेष चर्चा। इसी तरह के और भी बहुत सारे पॉडकास्ट सुनने के लिए आप AI अल्फाज ऑडियो म्यूजिकल चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।